Okay, students, let's revise some of the sample paper questions. The first question is distinguish between stock and flows. Give one example of each. या इसके साथ ऑप्शन है डिस्क्राइब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. तो देखो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर तो बेटा आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ज़्यादा नंबर में आ जाए, 3 या 4 नंबर में आए, तो ऑब्वियसली फिर आपको ज़्यादा उसमें डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. पर अगर 2 नंबर का वैसे ही क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बनाओ ना बनाओ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू कैन सी द आंसर. स्टॉक मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं हम, ठीक है. और जो हमारा फ्लो होता है वो क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो ये बेसिकली आपने 2 चीज़ें याद रखनी है. फिर इसलिए स्टॉक को हम कह देते हैं स्टैटिक, रुका हुआ कंसेप्ट, और फ्लो को कहते हैं डायनामिक, जो हमेशा बदलता रहे कंसेप्ट, ठीक है. और दूसरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखो 3 फेजेस में भी बता सकते हो और वैसे भी बता सकते हो. फेजेस में ऐसे बताते हैं कि 3 सेक्टर है इकोनॉमी में, 3 हमारे पास फेजेस होते हैं प्रोडक्शन का, ठीक है. साथ में हमारे पास आ जाता है जनरेशन ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फेज. इस तरह से फेजेस आपने बता देने और उसके थ्रू भी आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन कर सकते हो. या फिर आप सिंपली, इन्होंने मीनिंग लिखा हुआ है कि इट इज़ एन एंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, ठीक है. आप ऐसे कर सकते हो इसको एक्सप्लेन 2 मार्क्स के अंदर. उसके बाद आपको सेकेंड क्वेश्चन इसके अंदर बोला है इफ़ इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन इज दिस एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज दिस. मतलब आई बताया हुआ है आपको और सी का जो वेरिएबल्स हैं वो दिए हैं. तो आपको पूछा इनकम क्या है, वाई पूछी है आपको, तो आप करोगे क्या. तो आपको पता है ए एस ए डी के इक्वल होता है और ए एस को हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, वाई. और ए डी के कॉम्पोनेंट्स क्या है, सी प्लस आई. तो वैसे ही आपने वैल्यूज़ पुट करनी है. वाई की वैल्यू आपको इनकी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, सी प्लस आई करोगे. देखो 1000 करोड़ आपका आंसर आ गया. इसके ऑप्शन में आपको क्या पूछा गया था, एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 125 करोड़. मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, नेशनल इनकम बढ़ गई 500, ठीक है. वाई तो इंक्रीज हो गई 500 पॉजिटिव में, और इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है वो कितना है, 125 करोड़, ठीक है. तो इसका मतलब कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 500, ये जो हमारे पास था 125, एंड चेंज इन इनकम आपको दिया हुआ है 500, ठीक है. इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4. तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, 4. एंड देन आपको इसके अंदर पूछा क्या हुआ है, एमपीसी पूछा है. तो एमपीसी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूले में पुट करो 1 माइनस एमपीसी कर दो, ठीक है. और 1/1 माइनस एमपीसी, एंड उसके बाद नीचे देखो इक्वेशन सॉल्व होके 0.75 इज द आंसर. वेरी इजी न्यूमेरिकल. उसके बाद इसमें आपको पूछा है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड इन एन इकोनॉमी, व्हाट इज इट इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस. तो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स के अंदर डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग लिखना है. उसके बाद आपने 3 पॉइंट्स नीचे देने हैं. इम्पैक्ट ऑन आउटपुट का ब्लॉक बनाओ, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट का ब्लॉक बनाओ और इम्पैक्ट ऑन प्राइजेस का ब्लॉक बनाओ, ठीक है. तो डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग लिख दिया आपने जब आपकी एडी लेस देन एएस होगी, ठीक है. आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होगा कि लोगों की नौकरियां नहीं आएंगी, आउटपुट भी नहीं जनरेट होगा. एम्प्लॉयमेंट पे क्या होगा, देन आपने बताना है कि लोग इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, प्रोडक्शन होती नहीं है, तो जॉब्स क्रिएट नहीं होती. इम्पैक्ट ऑन प्राइजेस, तो आपने यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का इम्पैक्ट बताना है. आप बताओगे कि प्राइजेस इसके अंदर गिर जाएंगी, क्यों, क्योंकि डिमांड नहीं हो रही चीज़ों की और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है. ये आपने बताना है 3 तरह से. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आपको पूछा गया है हाउ डज, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है हम 2 तरह से स्टडी करते होते हैं, सोशल भी और इकोनॉमिक भी. तो यहाँ पर आपने बताना है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिमांड भी किस चीज़ की बढ़ेगी. जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बॉक्स बना के कि जीडीपी की ग्रोथ होगी, तो चेन इफेक्ट दिखाया है, ट्रैफिक डिमांड बढ़ेगी, ठीक है. फिर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उसके बाद जीडीपी ग्रोथ को कैटलाइज किया जाएगा, ठीक है. एंड इट्स अफेक्ट्स द ट्रैफिक डिमांड. मतलब यहाँ पर कहने का ये है, उन्होंने बोला आपको क्वेश्चन में, दोबारा देखो क्वेश्चन, उन्होंने बोला व्हाट डज इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी का मतलब प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा, ट्रैफिक भी बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा तो हमें ट्रैफिक की सप्लाई चाहिए, इसका मतलब हमें कार्स, स्कूटर्स, फ्लाईओवर्स, सड़कें, रोड, ब्रिजेस सब कुछ चाहिए.
ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली हमारी इकोनॉमी में, मतलब आपको इन्होंने ये एग्जांपल दे दिया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा जीडीपी की ग्रोथ के साथ, तो आपने उसको एक्सप्लेन कर देना विद एनी सॉर्ट ऑफ एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है, पूछा आपसे, लेट मी शो यू व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ वुमेन हेल्थ इन इंडिया। तो जब आपको वुमेन हेल्थ की पूछा जाएगा तो फैक्ट्स पूछे, इसका मतलब इन्होंने आपसे सीधा आंसर कुछ नहीं पूछा, तो आपने इसमें पॉइंट्स लिखने स्टार्ट कर देने हैं। मोर देन 50% ऑफ वुमेन जो इतने एज ग्रुप की है उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी बोला है, ठीक है। अगला पॉइंट बनाओ, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स 19%, मीनिंग लिखो मैटरनल डेथ्स का वहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो एबॉर्शन, मैटरनल ये मोर्टेलिटी रेट का जो रीज़न एबॉर्शन है। फिर उसके बाद सेक्स रेशो डिक्लाइनिंग, इसका मतलब फिर से कौन मर रहा है, फीमेल फर्टिसाइड हो रहा है देश के अंदर। तो ये क्या करना है, अपने सारे फैक्ट्स, इवन आप मीनिंग भी वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो एक एक लाइन में, तो ये फैक्ट्स आपको वुमेन की हेल्थ के बारे में बताते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडियन हेल्थ सिस्टम इज एन एलिंग सिस्टम इन इटसेल्फ। मतलब इतना खर्चा करने के बावजूद सरकारी नौकरियों में अस्पतालों में हमारा हेल्थ सिस्टम इतना पुराना या मतलब अच्छा नहीं चल रहा। आप तो इसको डिफेंड करेंगे स्टेटमेंट को, आप इसमें बताएंगे स्टेटमेंट को, आप सच साबित करें। डिफेंड का मतलब होता है आप स्टेटमेंट के साथ हैं, तो साथ क्या है, वो कह रहा है कि एलिंग सिस्टम है। एलिंग मतलब बीमार सिस्टम है हमारा हेल्थ का। तो अगर रिफ्यूट आता तो इसके आपने विपरीत बोलना था, पर आप इसकी स्टेटमेंट के साथ बोलोगे। डिफेंड एंड रिफ्यूट को समझो, तो डिफेंड करना है तो हमने क्या बोलना है, मेजर हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम्स बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो मेजर हेल्थ सेक्टर के इश्यूज क्या क्या है हमारे पास, देखो आंसर में क्या लिखा है। पहला लिखा है कि इसमें भी कुछ फैक्ट्स आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे लो पब्लिक एक्सपेंडिचर, अर्बन रूरल के मेडिकल केसेस में फ़र्क है, ठीक है। वुमेन की हेल्थ पुअर है, मैटरनल मॉर्टेलिटी लिखो, कुछ डॉक्टर्स अभी भी फीमेल फोर्टिसाइड को सपोर्ट कर रहे हैं एंड अदर थिंग्स। ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। तो हमें इंडियन इकोनॉमी में फैक्ट्स चाहिए, फैक्ट्स जितने हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 6th क्वेश्चन है, हाउ विल यू ट्रीट फॉलोइंग आइटम्स इन कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। इसका मतलब दोनों ही बताने हैं आपने, ठीक है। डोमेस्टिक में आएगा, नेशनल में आएगा कि नहीं। टेकिंग केयर ऑफ एजेड पेरेंट्स, तो आपको पता है कि जो एजेड पेरेंट्स की आप ध्यान रख रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं है नेशनल इनकम में, ना ही आपको डोमेस्टिक में इनकम लेना देना है। ये आप क्या कर रहे हो, वन साइडेड एक आप सेल्फ हेल्प कर रहे हो किसी की, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, तो कॉर्पोरेट टैक्स को क्या करना है आपने, कॉर्पोरेट टैक्स ऑब्वियसली जितना भी कॉर्पोरेट टैक्स है वो कंपनीज पे करती हैं, ठीक है, और कंपनीज जो भी पे करेंगी वो नेशनल इनकम का पार्ट होगी। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, अब देखो एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग पुलिस सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, सरकार खर्चा कर रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है, तो इसीलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसके साथ ही इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी दी हुई है, ठीक है, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ जीएनपी ऑफ द कंपनी इवेल्युएटेड एट द बेस ईयर वॉज 3000 करोड़, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर ऑफ द ईयर इन परसेंटेज टर्म्स, और पूछा भी है कि कैसे उनकी वैल्यू बढ़ी है या नहीं बढ़ी है आपकी, ठीक है। तो इस सम को जब आपने कैलकुलेट करना तो आपको पता है जीएनपी डिफ्लेटर या जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है रियल अपॉन नॉमिनल इंटू 100। तो रियल दी हुई थी 3000 अपॉन नॉमिनल थी 2500, इंटू 100 किया तो 0.83। 0.83 का मतलब है 83%, ठीक है। तो प्राइस लेवल क्या हुआ है, पहले कितना था और अब कितना है, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन दोबारा से देखो, उसने लास्ट में बोला कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर इन टर्म्स ऑफ द ईयर इन परसेंटेज टर्म्स, हैज़ द प्राइस लेवल राइजन बिटवीन द बेस ईयर एंड करंट ईयर। तो आप उसकी भी परसेंटेज अलग से निकाल कर देखो तो आपको पता लगेगा कि ये राइज की है या कम की है। अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन है कि सम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज while other give indirect support by building the social sector of the economy. Use the above information and differentiate between social and economic infrastructure। ये हमने पेपर में भी डाला था क्वेश्चन। तो मतलब वो कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो है ना उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, वाइल अदर जो है वो सोशल सेक्टर को बनाती हैं। तो बिल्कुल सही है, दोनों में आपने बस डिफरेंस ही मेंशन करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखा, बस इनडायरेक्ट उन्होंने स्टेटमेंट डाल दिया। और सारे इकोनॉमिक्स के पेपर में दे आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज करते रहेंगे, आप इनको देखते रहना।